हेलो टू एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के अंतर्गत या लॉ ऑफ जेनेटिक्स के अंतर्गत 3 नियम जो थे वो मेंडल ने दिए थे। फर्स्ट था प्रभावितता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकंड जो था वो है पृथक्करण अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और थर्ड जो होता है वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें से आज के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे प्रभावितता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो फर्स्ट लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभावितता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। हम जानते हैं कि जो मेंडल थे या मेंडल ने क्या किया कि जो उन्होंने एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण दोनों टाइप के क्रॉस यहाँ पर दिए थे, या 2 प्रकार के संकरण दिए थे। तो 2 प्रकार के संकरण में जो फर्स्ट टाइप का क्रॉस था मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण, उसी संकरण के आधार पर इन्होंने एक नियम भी दिया था जिसका नाम है प्रभावितता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है या प्रभावितता का नियम, तो सबसे पहले इसकी एक बात मेन नोटिस करने की कि मेंडल ने क्या दिए थे, 2 टाइप के क्रॉस या 2 प्रकार के संकरण बताए थे। एक तो था एक संकर संकरण, एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसको कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और दूसरा जो क्रॉस था उसका नाम था द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो 2 प्रकार के मेंडल ने क्रॉस या 2 प्रकार के संकरण बताए थे, एक संकर संकरण और दूसरा जो था द्विसंकर संकरण। तो जो मेंडल की प्रभावितता का नियम था, ये प्रभावितता का नियम किस आधार पर या किस संकरण के बेस पर दिया था, तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है इसी बेस पर क्या दिया, मेंडल ने इस प्रभावितता का नियम दिया था, जो कि मेंडल के तीनों नियम में बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम तो है ही, साथ में ये उसका पहला नियम भी था। तो जो किस पर आधारित है, यह मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण पर आधारित है। इसमें क्या था, तो मेंडल ने क्या लिया था, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण या 1 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे और इससे क्या किया था, उनका क्रॉस कराया था। तो ये तो था एक संकर संकरण पर आधारित प्रभावितता का नियम। इस नियम को अब इन्होंने डेफिनेशन किस प्रकार से दी, तो इन्होंने मेंडल ने क्या बताया, प्रभावितता के नियम के अनुसार जो लक्षण होते हैं या कैरेक्टर्स जो हैं, ये इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए या उन पर नियंत्रण करने के लिए क्या होते हैं, कुछ विशिष्ट इकाइयाँ पाई जाती हैं या डिस्ट्रैक्ट यूनिट्स होती हैं। ये डिस्ट्रैक्ट यूनिट्स या विशिष्ट इकाइयाँ जो है, इनको मेंडल ने क्या कहा, इन इकाइयों को मेंडल ने कारक या फैक्टर्स कहा था। तो इसको इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कि लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट इकाई पाई जाती है, जिसको मेंडल ने क्या कहा था, इन इकाइयों को या ये जो डिस्ट्रैक्ट यूनिट्स होती हैं इनको इन्होंने कहा कारक कहा था, कारक, जिसको कारक कहा, या इंग्लिश में इसे बोले तो हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स आर controlled by distract units called factors.
तो मतलब लक्षण को या कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्या होती है, कुछ विशिष्ट इकाइयाँ पाई जाती है और इन इकाइयों को मेंडल ने क्या कहा था, कारक या फैक्टर्स कहा था। लेकिन आगे चलकर यहाँ पर क्या होते हैं कि एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जॉनसन। तो जॉनसन ने ये जो कारक थे या फैक्टर्स जो थे, इन फैक्टर्स को इन्होंने बाद में कारकों को क्या कहा, जीन नाम दिया था। तो जीन नाम जो था वो किसने दिया था, फर्स्ट में मेंडल ने तो इनको जीन को क्या कहा था, कारक कहा था। लेकिन बाद में जॉनसन नाम के जो साइंटिस्ट आते हैं वो कारकों को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कारक नाम को जीन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। है तो चीज़ एक ही, बट इनका क्या था, नाम कुछ अलग अलग था। इसलिए फर्स्ट में कारक किसने कहा था, तो कारक जो था वो मेंडल ने कहा था, बट जो जीन नाम दिया था जीनों को वो किसने दिया था, जॉनसन के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार से जो लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जो इकाइयाँ होती है वो होती क्या है, वैसे जीन होती है, बट इनको मेंडल ने क्या कहा, फैक्टर या कारक कहा था। अब प्रभावितता के नियम की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि ये कारक जो होते हैं या फैक्टर्स जो है, मतलब जीन जो है वो जीन क्या है, हमेशा पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं या जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं हमेशा। तो कारक या फैक्टर्स जो है वो सदैव कैसे होते हैं, पेयर्स में उपस्थित होते हैं या जोड़ों के रूप में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो ये जो दोनों ही कारक होते हैं वो दो जोड़ी है, मतलब एक जोड़ी है, इट मीन्स ये दो होते हैं, एक पेयर होता है। ये हुई बात कि प्रभावितता के नियम के अकॉर्डिंग होता क्या है। अब देखते हैं हम कि जो ये नियम दिया था वो 100% नहीं था, 100% नहीं था। इट मीन्स हम कहते हैं इसको कि ये जो नियम है वो 100% सही नहीं है, या फिर हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो ये नियम है वो 100% गलत है, ऐसा भी नहीं कह रहे, लेकिन कुछ हद तक ये सही भी नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये नियम 100% सही नहीं है। इसलिए मतलब कि यहाँ पर इस नियम के कुछ अपवाद या एक्सेप्शन पाए जाते हैं, जैसे कि अपूर्ण प्रभावितता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है, या सप्रभावितता या कोडोमिनेंस जो होता है, ये दोनों लॉ जो हैं वो इस प्रभावितता के नियम के या लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं या अपवाद पाए जाते हैं। इसी कारण से क्या कहा, इस नियम को, ये 100% ये नियम सही नहीं है या 100% नहीं है ये लॉ। तो एक्सेप्शन इसका क्या है, अपूर्ण प्रभावितता या इसको कह सकते हैं हम लॉ ऑफ, इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। या दूसरा जो अपवाद होता है इसका वो होता है सहप्रभावितता, सहप्रभावितता, या इसको कह सकते हैं इंग्लिश में हम कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। तो इस टाइप से जो ये प्रभावितता का नियम था, इस नियम के अपवाद दो चीज़ें थी, वो इसकी अपवाद होती है, एक अपूर्ण प्रभावितता और दूसरी थी सहप्रभावितता, कोडोमिनेंस। ये दोनों इसके क्या थे, अपवाद थे। मतलब ये रूल जो था इन दोनों स्थितियों में यह नियम लागू नहीं होता था, इसलिए इस नियम को क्या कह सकते हैं हम, यह नियम 100% नहीं है, नियम 100% नहीं होता है। तो एक पॉइंट ये हो गया इसका कि ये नियम जो है वो 100% नहीं होता है। अब हम देखें कि अब जो प्रभावितता का नियम होता है उसमें होता क्या है। तो प्रभावितता के नियम के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि असमान प्रकार के जो फैक्टर्स होते हैं या कारक जो होते हैं, ये असमान प्रकार के कारक या फैक्टर जो होते हैं वो क्या करेंगे, सदैव जोड़ी में तो पाए ही जाते हैं, पैर में पाया जाता है, हमने पहले ही बता दिया है। लेकिन जोड़ी में केवल एक कारक, एक तो कैसा होता है जो F1 जनरेशन में दिखता है, मतलब वो कौन सा होगा, जो प्रभावी कैरेक्टर होता है एक, और दूसरा कौन सा होता है अप्रभावी, मतलब एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है। तो डोमिनेंट जो होता है या प्रभावी जो होगा वो तो क्या होता है, F1 जनरेशन में भी अपना इफेक्ट दिखाता है और F2 जनरेशन के अंदर भी अपना इफेक्ट को शो करता है। लेकिन जो अप्रभावी कैरेक्टर होते हैं या रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं, ये रिसेसिव कैरेक्टर F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी के अंदर अपना इफेक्ट को शो नहीं कर पाते हैं। वह अपना लक्षण दिखाते तो हैं
लेकिन कब दिखाएंगे, वो केवल F2 जनरेशन के अंदर ही अपना इफेक्ट शो करते हैं। ये किस टाइप से होता है ये नियम, तो इसको देखते हैं। पहले तो इस नियम को पढ़ लेना है यहाँ पर। असमान प्रकार के कारकों की जोड़ी में केवल एक कारक ही क्या करेगा, F1 जनरेशन में अपना इफेक्ट दिखाता है। F1 जनरेशन में कौन सा दिखाएगा, तो जो प्रभावी कैरेक्टर जो होंगे वही F1 जनरेशन में अपना इफेक्ट को दिखाते हैं। तथा जो दूसरा कैरेक्टर कौन सा होगा, अप्रभावी या रिसेसिव। तथा अप्रभावी मतलब दूसरा जो कैरेक्टर है, दूसरा कारक F2 जनरेशन में अपना प्रभाव या अपना इफेक्ट दिखाता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है या जिसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर या दूसरा इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रभावी लक्षण। तो ये प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर है, वह तो क्या होता है F1 जनरेशन में तो अपना इफेक्ट वही दिखाता है, साथ में ये F2 जनरेशन के अंदर भी अपना इफेक्ट को शो करता है। लेकिन F2 जनरेशन में समयुग्मजीय अवस्था के साथ साथ में वह विषम युग्मजीय अवस्था, दोनों ही अवस्था में F2 जनरेशन में अपने इफेक्ट को शो कर सकता है। अब और दूसरा जो होता है वो अप्रभावी या रिसेसिव कैरेक्टर जो होगा वो केवल F1 जनरेशन में वो तो कभी अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो प्रभावी होता है वो अप्रभावी कैरेक्टर्स को अपना इफेक्ट शो नहीं करने देता है। इट मीन्स अप्रभावी कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में तो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाते हैं। ये केवल किस में अपना इफेक्ट शो करेंगे, F2 जनरेशन के अंदर अपना इफेक्ट को शो कर पाते हैं। तो ये जो नियम था यही क्या है, प्रभाविता का नियम है। मतलब प्रभावी लक्षण है वो F1 जनरेशन में दिखेगा और अप्रभावी लक्षण है वो क्या है, F1 जनरेशन में अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता है। तो ये जो नियम था वही क्या है, प्रभाविता का नियम। अब इसको किस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं वो देखते हैं हम। अब देखते हैं हम कि जो हमने क्या कहा था, फर्स्ट ये जो नियम शुरू किया पढ़ना, तभी हमने बताया था कि ये जो प्रभाविता का नियम है या लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो किस पे आधारित था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग जब मटर के दो लक्षण लिए जाते हैं, एक लंबापन या टॉलनेस ली जाती है और दूसरा जो लक्षण लिया जाता है वो यहाँ पर क्या लिया जाता है, ड्वार्फनेस। मतलब लक्षण तो एक ही है लेकिन उसके दो रूप होते हैं, एक प्रभावी रूप और दूसरा अप्रभावी। मतलब यहाँ पर हमने लक्षण क्या लिया है, हाइट ली है या लंबाई ली है, लंबाई और बोनाई, ठीक है। कैरेक्टर ये लिए हैं तो ये जो है वो क्या हो गए, इसके पेरेंट्स हो गए हैं या जनक जिसको कहें। तो पेरेंट्स या जनक जो हो गए वो हो गए ये। तो एक उसका प्रभावी लक्षण जो होता है वो तो क्या है, टॉलनेस या लंबापन प्रभावी है जो कि, और ड्वार्फनेस मतलब बोनापन जो था वो कैसा इफेक्ट है या कैसा कैरेक्टर हो गया, वो अप्रभावी कैरेक्टर होता है। तो लंबापन जो है वो प्रभावी और बोनापन जो है वो अप्रभावी। दो कैरेक्टर्स ले लिए। अब दोनों ही कैरेक्टर्स हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर गैमेट्स बनाते हैं। एक हो गया ये कैपिटल T बना इससे आने वाला कैरेक्टर, और इससे आने वाले जो कैरेक्टर थे वो बना एक स्मॉल t। अब इन दोनों की क्या कराई जाती है, क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस कराने पर हमको कैरेक्टर यहाँ पर इस टाइप से प्राप्त होंगे, एक कैपिटल T और ये स्मॉल t। अब ये तो बन गया हमारी, ये जो हमको प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई है, F1 जनरेशन। अब
यहाँ पर कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, दोनों रूप यहाँ पर उपस्थित है। मतलब ये जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? विषम युग्मजीय अवस्था है। इस विषम युग्मजीय अवस्था या हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है और इसमें जो पौधे बने हैं मटर के पौधे वो कैसे होंगे? इसमें प्रभावी लक्षण टॉलनेस या लंबापन जो था उसने अपना इफेक्ट शो किया है और ड्राफ्टनेस मतलब बोनेपन को अपना अप्रभावी लक्षण को अपना इफेक्ट शो नहीं करने दिया है। तो मतलब यहाँ पर जो पादप प्राप्त हुए वो हमको कैसे प्राप्त हुए? विषम युग्मजीय लंबे पादप या टॉल प्लांट्स हमको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो मतलब जो कैपिटल टी था वो कैसा है? डोमिनेंट, स्मॉल टी रिसेसिव फैक्टर है। अब F1 जनरेशन जब हमको प्राप्त हो चुकी है तो हमको क्या प्राप्त करनी है? अब नेक्स्ट जनरेशन मतलब F2 जनरेशन। F1 का मतलब क्या है? फर्स्ट फीलियल जनरेशन और F2 का मतलब होता है सेकेंड फीलियल जनरेशन। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन या F1 जनरेशन जब हमको प्राप्त हो जाती है और उससे हमको क्या प्राप्त करनी होती है? F2 जनरेशन। तब हम क्या कराते हैं? इसकी सेल्फिंग कराते हैं और सेल्फिंग हम जानते हैं किस में होगी? जो F1 जनरेशन में जो गैमेट्स हमको प्राप्त हुए हैं उसी का क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाता है? हमको सेकेंड जनरेशन हमको प्राप्त हो जाती है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी था तो उसी का क्रॉस कराया, ये मिल गया हमको कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों क्रॉस हमें ये क्या करा ली? इसकी सेल्फिंग करा ली है। सेल्फिंग करा ली है तो सेल्फिंग कराने पर क्या हो जाता कि अब हमको जो गैमेट्स मिलेंगे उसको हम क्या बनाएंगे? एक चेकर बोर्ड बना लेते हैं। चेकर बोर्ड बनाने के बाद क्या होगा कि हमको यहाँ पर F2 जनरेशन या सेकेंड फीलियल जनरेशन हमको मिल जाती है। तो सेकेंड फीलियल जनरेशन में एक होगी, इस तरफ तो लिखेंगे मेल कैरेक्टर्स और इस तरफ लिखेंगे फीमेल कैरेक्टर्स। तो मेल कैरेक्टर्स और फीमेल कैरेक्टर्स दोनों को अलग अलग शो कर दिया जाता है। एक कैपिटल टी और इन दोनों गैमेट्स को अलग कराएंगे, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी अब दोनों का ही क्या कराया जाएगा? क्रॉस कराते हैं। तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब दोनों का ही क्रॉस करा लिया है तो उसके बाद हम देखते हैं कि गैमेट्स किस टाइप के बने हैं। तो ये जो गैमेट्स थे वो कैसे हैं? ये समयुग्मजीय अवस्था या होमोजाइगस कंडीशन थी। तो होमोजाइगस कंडीशन के अंतर्गत जो पादप हमको प्राप्त हुए कैपिटल टी मतलब शुद्ध लंबे हैं ये पौधे, शुद्ध लंबे। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी है और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। मतलब लंबे तो हैं ये पादप लेकिन क्या है? ये हाइब्रिड लॉन्ग है या इसको कह सकते हैं हम संकर लंबे कह सकते हैं। हाइब्रिड टॉल, संकर लंबे। और ये भी क्या है? संकर लंबे या हाइब्रिड टॉल है। और ये लास्ट जो जनरेशन है ये क्या है? एक टॉल स्मॉल टी दोनों जनरेशन है, दोनों ही कैसी हैं? शुद्ध रूप है। लेकिन शुद्ध रूप में कौन से हैं? स्मॉल टी कौन सा कैरेक्टर था हमारा? ड्वार्फनेस का या बोनेपन का। तो ये जो था वो क्या है? शुद्ध है और बोना है। तो अब हमको F2 जनरेशन प्राप्त हो गई है। F2 जनरेशन में हमने इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट में क्या कहा था कि जो कैरेक्टर्स हमको प्राप्त होते हैं शुद्ध अवस्था में तो कौन से प्राप्त होंगे? जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो शुद्ध अवस्था में भी प्राप्त होते हैं, प्लस हाइब्रिड कंडीशन जो होती है या संकर अवस्था जो होती है उसमें भी प्राप्त होते हैं। और नेक्स्ट जो होगा जो F2 जनरेशन में इफेक्ट अपना शो करता है वो कौन सा होता है? अप्रभावी कैरेक्टर होते हैं या रिसेसिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वह केवल और केवल किसमें इफेक्ट शो करेंगे? केवल F2 जनरेशन के अंतर्गत अपना इफेक्ट को शो यहाँ पर करते हैं। इस प्रकार से जो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन जो थी उसमें क्या हम बात बता सकते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो विषम युग्मजीय अवस्था या हेटेरोजाइगस कंडीशन जो थी उसके साथ साथ होमोजाइगस कंडीशन या समयुग्मजीय अवस्था दोनों में ही अपना इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं या अप्रभावी लक्षण जो होते हैं वह केवल समयुग्मजीय अवस्था के अंतर्गत ही या होमोजाइगस कंडीशन के अंतर्गत ही अपने इफेक्ट को शो करते हैं। वो भी किसमें? F2 जनरेशन के अंदर ही अपना इफेक्ट शो करेंगे।
तो इस टाइप से आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या देखा कि प्रभावितता का नियम जो होता है कौन से क्रॉस पर बेस्ड होता है और किस प्रकार से ये क्रॉस होता है। ठीक है, थैंक यू।